नमस्कार जैन साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे भूकंप क्यों आते हैं, भूकंप आने के कारण क्या हैं, इससे किस प्रकार के विनाश होते हैं, कितने विकराल जान माल की कितनी हानि होती है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे। अगर आप प्रतियोगी छात्र हैं तो आप पेन कापी लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि इसको एक बार पढ़ लेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। परीक्षा में इससे संबंधित कोई सवाल आपकी कभी छूटेगी नहीं। और अगर आप एक आम इंसान हैं, जागरूकता के लिए वीडियो देख रहे हैं, तो भी आप देखिए, बहुत अच्छी आपको नॉलेज मिलेगी। भूकंप क्यों आते हैं और इससे क्या क्या परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं विस्तार से। ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी का ये आंतरिक हिस्सा है। हमारी पृथ्वी की अगर हम एक किनारे से एक किनारे तक की बात करें, बीच से जाती हुई एक रेखा अगर खींच दें तो इसकी लंबाई 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा होती है। और अगर हम बीच से यहाँ किनारे तक खींच दें, जिसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, जब वृत्त पढ़ते हैं तो बीच से किनारे तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, तो इसकी लंबाई है 6,378 किलोमीटर। यानी हम जहाँ खड़े हैं, हम पृथ्वी पर अगर छेद करने लगें एकदम सीधा, तो अगर इतना किलोमीटर छेद करेंगे तो पृथ्वी के एकदम मध्य में पहुंच जाएंगे, और फिर इतना ही और करेंगे तो पृथ्वी के उस पार निकल जाएंगे। और ये पृथ्वी की जो परिधि है वो है 40,076 किलोमीटर। यानी कि यहाँ से घूमना शुरू करें, फिर एकदम घूम कर यहीं आ जाएं तो वो 40 किलोमीटर से ज़्यादा होती है। अब आप समझिए, पृथ्वी के अंदर विभिन्न प्रकार की चट्टानें हैं, लेयर हैं। इसमें दो प्रकार के बल काम करते हैं, एक होता है अंतर्जात बल और एक होता है बहिर्जात बल। तो दो बल हैं, अंतर्जात और बहिर्जात। अंतर्जात बल की वजह से एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है या उसके ऊपर नीचे जाती है ना, जिसके कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, तरंगें उत्पन्न होती हैं और अलग अलग स्थलाकृतियों का निर्माण होता है पृथ्वी के अंदर। और बहिर्जात बल की वजह से पृथ्वी के बाहर स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जैसे कि पहाड़, पठार, मैदान, ये सब। तो अंतर्जात बलों के कारण जब तरंगें उत्पन्न होती हैं, उन तरंगों के माध्यम से जब तरंगें चट्टानों को पार करके बाहर जाती हैं, सतह तक पहुंचती हैं, फिर सतह पर भी भ्रमण करती हैं, तो इसके कारण कंपन होता है, चट्टानों में कंपन होता है, यानी धरती में कंपन होता है। और यही कंपन ही भूकंप है। यानी जब हम पृथ्वी पर खड़े हैं, पृथ्वी अपनी सामान्य स्थिति में चल रही है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही ये तरंगें निकलती हैं, तरंगें कई प्रकार से निकलेंगी, ज्वालामुखी विस्फोट भी हो सकता है, आगे हम चर्चा करेंगे। तो पृथ्वी का हिल जाना ही भूकंप है। और जैसे ही पृथ्वी हिलने लगती है, उस पर स्थित भवन, बिल्डिंग, पेड़ पौधे, पहाड़ हिलने लगते हैं। और इतना हिल जाते हैं कि भवन गिर जाते हैं, पहाड़ फिसल करके टूट करके गिर जाते हैं, नदियाँ अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। तो इस तरह से बड़ा भयंकर तबाही होती है। तो यही है भूकंप, हम इसी का अध्ययन करेंगे। अब आप समझिए, यहाँ पे हम इस पृथ्वी के आंतरिक हिस्से की बात कर रहे हैं। हमने एक पृथ्वी का छोटा सा टुकड़ा लिया है, जैसे ये पृथ्वी का केंद्र है और ये पृथ्वी की सतह है। समझिए ध्यान से, हम जहाँ खड़े हैं वो ये स्थान है, और जो हम बात कर रहे हैं तो 6,378 किलोमीटर वो यहाँ है केंद्र। यानी इधर भी उतना ही, इधर भी उतना ही, इधर भी उतना ही। हम पृथ्वी को जब ऊपर से चलते हैं नीचे की ओर, तो इसे विभिन्न भागों में वैज्ञानिकों ने, भूगर्भशास्त्रियों ने बांटा है। तो मुख्य रूप से इसे 3 भागों में बांटा है। ये जो पहला भाग है, जिसकी लंबाई सतह से लगभग 50 किलोमीटर के आसपास कह सकते हैं होती है, तो इसको बोलते हैं भूपर्पट्टी। भूपर्पट्टी, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं क्रस्ट। दूसरे वाले को बोलते हैं मेटल या मिंटल। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर तक, लिख देते हैं 2900 किलोमीटर तक। इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 50 किलोमीटर, एग्जैक्ट नहीं है, 33 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, कहीं इससे ज़्यादा भी, लेकिन एक औसत 50 किलोमीटर। फिर 50 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक मिंटल, फिर 2900 से नीचे आप जाएंगे तो कोर।
ये सबसे कठोर भाग होता है नीचे वाला, इससे थोड़ा सा ये मुलायम होता है, और ऊपर वाला सबसे मुलायम, यानी इसका घनत्व सबसे कम, इसका घनत्व थोड़ा ज़्यादा, इसका घनत्व सबसे अधिक। इसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ाएंगे कभी हम। तो जो मेटल का ऊपरी हिस्सा है, यहाँ से हम बात कर लें, लगभग सतह से 200 किलोमीटर, सतह से 200 किलोमीटर तक, जिसमें पूरा भूपर्पटी और पूरा मेटल का ऊपरी हिस्सा शामिल है, इसी को बोलते हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल यानी सतह से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तक, जिसमें पूरा भूपर्पटी शामिल है और मेटल शामिल है। इस भूपर्पटी में क्या क्या होता है? सिलिका होती है और एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिनियम, सिलिका और एल्यूमिनियम। थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो मैग्नीशियम भी यहाँ मिलने लगता है। तो सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, लोहा भी होता है। तो यहीं पर ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, यानी यहीं से ज्वालामुखी जब फटता है तो लावा निकलता है। जैसे अभी भारत का एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन, अंडमान निकोबार में है, वो फटा है तो ज्वालामुखी निकली है, तो जिसके कारण तरंगे भी निकलती हैं और सतह हमारी हिल जाती है, वही भूकंप है। तो भूकंप क्या है, ये बात समझ में आ गई? चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई तब आप समझ पाएंगे आगे मैं जो बताऊंगा। भूकंप के कारण बहुत हो सकते हैं, जैसे प्राकृतिक भी हो सकता है। प्राकृतिक का मतलब जिसमें मानव का कोई रोल ना हो, और एक मानवकृत भी हो सकता है, अन्य भी हो सकता है। तो प्राकृतिक में जैसे ज्वालामुखी आ गया, ज्वालामुखी फट गया तो पृथ्वी हिल गई क्योंकि तरंगे निकली। इसके अलावा क्या हो गया? प्लेट विवर्तन की घटनाएं हो गई, यानी कि प्लेट खिसक रहे हैं, प्लेट विवर्तन उसको बोलते हैं। हमारे पूरे पृथ्वी पर मुख्य बड़े बड़े 7 प्लेटें हैं, और बहुत सारी प्लेटें हैं, महासागरीय प्लेटें हैं, महाद्वीपीय प्लेटें हैं। तो इनका आपस में टकराव होता है, ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं, नीचे जाती हैं। इसके बारे में हम आपको बताएंगे डिटेल में, अगर आप कहेंगे तो। इसके कारण भी ये चीज़ें होती हैं, तो भूकंप आता है। या फिर ऐसे ही बिना किसी वजह के भी तरंगे निकल सकती हैं, ऊर्जा का संचार हो सकता है, जिसके कारण बल का प्रयोग होता है, तरंगे निकल सकती हैं। तो यह है एक प्राकृतिक कारण। और मानवकृत कारण में जैसे परमाणु परीक्षण हो गया, परमाणु का परीक्षण हो गया, अचानक धरती हिल गई वहाँ से। तो ये मुख्य कुछ कारण हैं इसके भूकंप आने के। भूकंप के प्रकार, भूकंप कितने प्रकार के होते हैं? तो भूकंप को कई प्रकारों में बांटा जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पर इसके उत्पत्ति के आधार पर हम इसके प्रकार बांट सकते हैं। जैसे छिछला उद्गम कह सकते हैं, छिछला उद्गम का भूकंप। ये हमारी पृथ्वी में लगभग 0 से लेकर के 50 किलोमीटर तक होता है। अभी हमने जो बनाया था ना ऐसे, ये तो 0 यानी यहाँ से लेकर के 50 किलोमीटर, इसके बीच में अगर कहीं से भूकंप पैदा हुआ तो उसको छिछला भूकंप का केंद्र बोलते हैं। अच्छा, जहाँ से भूकंप की तरंगें निकलती हैं उसको बोलते हैं उद्गम केंद्र, और जहाँ भूकंप की तरंगें पहले पहुँचती हैं उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। तो उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र ये 2 केंद्र होते हैं। तो जो उद्गम केंद्र है वो अगर सतह से शुरू होकर के कहीं भी 50 किलोमीटर तक भी है तो उसको छिछला उद्गम का भूकंप बोलते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा तबाही होती है। यानी इस यहाँ से जब भूकंप निकलता है, पृथ्वी की बहुत नीचे से, सतह से नहीं, पृथ्वी के कम ही गहराई में जब भूकंप आता है तो वो बहुत विनाशकारी होता है, क्योंकि उसकी तरंगें बहुत तेज़ तो नहीं होती लेकिन बहुत तीव्र होती हैं। इसके अलावा मध्यम, तो मध्यम वाले में क्या होगा? 50 से लेकर के लगभग 250 किलोमीटर तक, 250 किलोमीटर तक, थोड़ा सा उससे ये कमज़ोर होता है। और छिछला हो गया, उद्गम हो गया। और गहराई में अगर हम बात करेंगे तो गहराई वाले में
लगभग 250 किलोमीटर से लेकर के 750 किलोमीटर या फिर उसके भी नीचे। तो यहाँ से भूकंप पैदा होते हैं, मतलब तरंगे निकलती हैं और सतह तक पहुँचती हैं। तो ये भूकंप के प्रकार हैं। अब हम बात करते हैं कि भूकंपों को नापा कैसे जाता है, यानी कैसे जानेंगे कि भूकंप बहुत तेज़ है या कैसे जानेंगे कि भूकंप बहुत तेज़ नहीं है। तो एक है रिक्टर स्केल, एक पैमाना है, रिक्टर नामक वैज्ञानिक ने बनाया है। इसमें 1 से लेकर के 10 तक के नंबर होते हैं। तो जब भूकंप आती है तो इसको सिस्मोग्राफ बोलते हैं, सिस्मोग्राफी करना रिक्टर स्केल से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक, अभी 10 तक के इसमें नंबर दिए गए हैं। इसको बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन अभी कहीं भी भूकंप 10 तक आया नहीं है, इसलिए काम चल जा रहा है। आमतौर पे 6, 7, 8 तक आते हैं, लेकिन ये जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे 10 गुना वृद्धि हो जाएगी। यानी मान लीजिए कि कहीं भूकंप आया, उसको नापा गया और वहाँ पे आया 1 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट आ गया, 1 नंबर, तो इसका मतलब कि आम आदमी को पता भी नहीं चला, धरती बिल्कुल हिली ही नहीं। 2, 3, 4, 5 तक समस्या नहीं होती, कोई जान माल की हानि नहीं होती। लेकिन जैसे ही 5 के ऊपर जाने लगता है, धरती ज़्यादा हिलने लगती है, जान माल की हानि होती है। हानि कैसे होती है? बिल्डिंग गिर जाती है, घर गिर जाते हैं, इसके कारण। तो जैसे मान लीजिए कहीं पे भूकंप आया 5 रिक्टर स्केल का, कहीं पे भूकंप आया 6 रिक्टर स्केल का, तो देखने में तो लग रहा है कि 1 ही यूनिट बढ़ा है, ठीक है, 1 ही यूनिट बढ़ा है, लेकिन इसकी तीव्रता 10 गुना बढ़ गई है। तीव्रता 10 गुना, यानी हर 1 यूनिट पर 10 गुना बढ़ जाती है। अगर 7 यूनिट हो गया, कहीं 5 यूनिट था, तो इससे ये कितना है? 100 गुना। मतलब इसकी तीव्रता जितनी थी उससे इसकी तीव्रता कितनी है? 100 गुना ज़्यादा। और अगर 8 आ गया तो इससे 1000 गुना ज़्यादा, इससे 10 गुना ज़्यादा, इससे 100 गुना ज़्यादा, और 9 अगर आ गया तो इससे 10,000 गुना ज़्यादा। तो हर 1 यूनिट पर बढ़ता है जब, तो तीव्रता 10 गुनी बढ़ती चली जाती है और बहुत ही भयानक नुकसान होता है। तो ये नापने के पैमाने हैं। भूकंपीय तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक, जब कहीं भूकंप आता है तो जो जान माल का नुकसान होता है, या यूँ कहें कि जो रिक्टर स्केल है उसका पैमाना कभी ज़्यादा चला जाएगा जब ज़्यादा भूकंप की तीव्रता होगी। तो इसको कौन कौन प्रभावित करता है? तो सबसे पहले प्रभावित करते हैं चट्टान। मान लीजिए जिस जगह भूकंप आया वहाँ पे अगर कठोर चट्टान है, तो वहाँ पे भूकंप की जो तरंगे हैं वो बहुत तेज़ चलेंगे, बहुत तेज़। भूकंप की तरंगों में अभी हम आगे बात करेंगे, 3 प्रकार की तरंगे होती हैं। तो तरंगे चट्टानों में तेज़ चलती हैं, यानी जो स्थान चट्टानों पर बसा है, जो जगह चट्टानों पर है, घर है, मनुष्य हैं, वहाँ उसके नीचे अगर भूकंप आया है तो वो बहुत तेज़ी से हिलेंगे, यानी वहाँ तीव्रता वाली भूकंप आएगी चट्टानों पे। अगर मैदानी क्षेत्र है, चट्टानें नहीं हैं, तो इससे तरंगे तीव्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यानी वहाँ धरती कम हिलेगी। इसलिए मैदानी क्षेत्रों में आप देखेंगे कि जान माल की हानि बहुत कम होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा, जैसे आप नेपाल में देखिए 2015 में भूकंप आया था, क्योंकि नेपाल पूरा पहाड़ पे बसा है, चट्टान पर है। अगर दलदली क्षेत्र है, दलदल है, तो वहाँ पे और कम समझ में आएगा, है ना। अगर मान लीजिए वन है, जंगल, जहाँ जंगल ज़्यादा है वहाँ और कम समझ में आएगा, क्योंकि ये उसकी तीव्रता को बहुत कम कर देते हैं। लेकिन महासागरों में तीव्रता ज़्यादा होती है, क्योंकि महासागर में तो भूकंप आता नहीं, आता तो उसके नीचे है। और महासागरों के जो नीचे चट्टानें हैं वो बेसाल्टिक चट्टानें होती हैं, मतलब ग्रेनाइट एक बेसाल्ट होता है ना, तो बेसाल्टिक चट्टानें होती हैं। ग्रेनाइट से वो कठोर होती हैं, उनका घनत्व ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ ज़्यादा आता है। लेकिन वहाँ पे चूँकि मनुष्य नहीं है तो जान माल के नुकसान होने का खतरा कम होता है। तो ये है। इसके अलावा जैसे ही जितनी ही तीव्रता तरंगों की बढ़ेगी उतना ही नुकसान ज़्यादा होगा। भूकंप प्रभावित क्षेत्र, उसके पहले हम थोड़ा सा समझ लें कि जो भूकंप में तरंगे निकलती हैं उनका क्या रोल है, वो कितने प्रकार की हैं, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में सवाल खूब आती है। तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। एक को बोलते हैं पी तरंग,
एक को बोलते हैं एस तरंग और एक को बोलते हैं एल, PSL। P और S तरंग जो होती हैं वो पृथ्वी के सतह पर भी गमन करती हैं और पृथ्वी के नीचे भी गमन करती हैं, लेकिन जो L तरंग हैं वो केवल सतह पर गमन करती हैं, सतह पर। तो आप इनके बारे में पहले समझ लीजिए, ये तरंगें क्या हैं, इनका क्या रोल है। दरअसल जहाँ भी भूकंप आता है, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के इस केंद्र से भूकंप आया, मान लीजिए ये केंद्र है लगभग 600 किलोमीटर दूर, सतह से 600 किलोमीटर दूर है, ये अधिकेंद्र है, सॉरी मूल केंद्र है ना, जहाँ से निकला, या उद्गम केंद्र इसको बोलते हैं, उद्गम, ये उद्गम है। और इसके ठीक ऊपर 90 डिग्री पर सतह है, तो इसको क्या बोलेंगे, अधिकेंद्र, जहाँ सबसे पहले पहुँचेंगे, अधिकेंद्र। तो ये अधिकेंद्र और उद्गम केंद्र की दूरी मान लीजिए 600 किलोमीटर है। तो यहाँ से जो तरंग निकलेगी, सबसे पहले निकलेंगी तीनों साथ में, लेकिन पी तरंग की चाल बहुत तेज होती है, लगभग 8 से लेकर के 14 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इसलिए ये यहाँ पर सबसे पहले पहुँचेगी पी तरंग, इसीलिए इसका नाम है प्राइमरी वेव, प्राथमिक तरंग, सबसे पहले पहुँचेंगे। इसकी चाल इन दोनों की चाल से सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसकी तीव्रता कम है, इसकी तीव्रता कम है, इसलिए नुकसान बहुत कम होता है, यानी प्राथमिक तरंग से नुकसान सबसे कम। तो परीक्षा में अगर सवाल आ जाए कि सबसे कम नुकसान कौन तरंग करेगी, तो पी तरंग, यानी कि प्राथमिक तरंग। लेकिन सबसे पहुँचेगी धरातल पर प्राइमरी तरंग ही, क्योंकि उसकी चाल सबसे तेज है। और ये जो प्राइमरी तरंग है ये हर जगह गमन करेगी, यानी ठोस में भी चल सकती है, चलती ही है, द्रव में भी चलेगी और गैस में भी चलेगी। लेकिन इनका क्रम क्या है, ठोस में सबसे तेज चलेगी, फिर द्रव में थोड़ी धीमे हो जाएगी और गैस में सबसे धीमे हो जाएगी। इसीलिए जो चट्टानी संरचनाएं होती हैं, पी तरंगें जब वहाँ से चलती हैं तो चट्टानी तरंगें ज़्यादा हिलती हैं, क्योंकि वो उसकी चाल बहुत तेज़ होती है। तो ये पी तरंग की विशेषता है। और ध्यान रखिएगा, जहाँ से ये तरंगें निकलती हैं उद्गम केंद्र से, ये चारों दिशाओं में चलती हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो केवल ऊपर ही जाती हैं, ये चारों दिशाओं में जाती हैं। अब ऊपर चूँकि यहाँ सतह ख़त्म हो गया, तो अब ऊपर तो जाएगी नहीं, तो इसके बाद वो सतह पर घूमने लगती हैं। अब नीचे कहाँ तक जाएंगी, तो ये नीचे जहाँ तक ठोस पदार्थ है वहाँ तक चली जाएंगी। अच्छा, इन तरंगों से ही पता भी चलता है कि हमारी पृथ्वी का आंतरिक स्वरूप कैसा है। अगर ये तरंगें बहुत तेज़ चल रही हैं तो इसका मतलब ठोस है, थोड़ी धीम हो गई तो इसका मतलब द्रव है, और बहुत धीम हो गई तो इसका मतलब वहाँ पे गैस है। तो ये पी की विशेषता हो गई। यस को द्वितीयक बोलते हैं, यानी कि सेकेंडरी, इसका नाम ही है यस, यानी इस स्थान पर वो पी के पहुँचने के बाद पहुँचती है। इसकी चाल इससे थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी क्या, काफ़ी कम है, 4 किलोमीटर प्रति सेकंड, आधा से भी शायद कम, लेकिन तीव्रता ज़्यादा है। ध्यान रखिएगा, इसकी तीव्रता ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, पी से ज़्यादा है, यानी नुकसान ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा, पी से नुकसान ज़्यादा होगा। लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये केवल और केवल ठोस में चलती है, ठोस और द्रव में चलती है, गैस में नहीं चल सकती, और स्लो होती है, यानी पी के पहुंचने के बाद पहुंचती है। यल की अगर हम बात करें तो इसकी चाल होती है लगभग 3 किलोमीटर प्रति सेकंड, और यह केवल और केवल ठोस में चलती है, यानी कि द्रव और गैस में नहीं चल पाएगी। तो ये जहाँ से निकलेगी ये सबसे आखिर में, यानी इन दोनों के बाद पहुँचेगी, सबसे धीम पहुँचेगी, मतलब धीम चाल होगी, इसलिए सबसे लास्ट में पहुँचेगी। लेकिन इसकी तीव्रता सबसे ज़्यादा होती है, तीव्रता ज़्यादा, यानी जहाँ से ये गुजरती है तोड़ते हुए गुजरती है चट्टानों को, और इसका मतलब कि इसके चलने के क्रम में चट्टानें ज़्यादा हिलती हैं, यानी सबसे ज़्यादा नुकसान होता है एल तरंगों के पहुँचने पर। इसीलिए
जब भूकंप के सूचना प्रणाली बनाई जाती है, अभी तो पूरे भारत में ये सिस्टम नहीं है कि भूकंप आने के पहले सबको बता दिया जाए कि भूकंप आने वाला है, नहीं, केवल कुछ सेकंड या कुछ मिनट के पहले ही जानकारी होती है। कैसे जानकारी होती है? तरंगे निकलती हैं, सबसे पहले पी धरातल पर पहुँचेंगी, इसके बाद एस और एल पहुँचेंगी। तो जैसे ही पी तरंगे पहुँचेंगी तो जो सेंसर लगे हुए हैं वो तुरंत अलार्म बजा देते हैं, तो लोग अलर्ट हो जाते हैं। और पी के पहुँचने से अभी धरती ज़्यादा हिली नहीं है तो लोग अलर्ट हो गए मिनट 2 मिनट, लेकिन उसके बाद जैसे ये पहुँचती हैं फिर ज़्यादा हिलने लगता है। तो कुल मिला के मिनट 2 मिनट के ही पहले हमको जानकारी हो पाती है, घंटे 2 घंटे या कई दिनों सप्ताह के पहले जानकारी नहीं होती है। तो एल के पहुँचने पर क्या होता है? नुकसान होता है, और ये केवल सतह पर भ्रमण करती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई तरंगों के बारे में, पी, एस और एल। इसका मतलब कि जो एल तरंग है वो यहाँ से केवल सतह तक जाएगी और सतह पर फिर ऐसे भ्रमण करने लगेगी, यानी कि चट्टानों को हिलाने लगेगी तेज, और नीचे जहाँ तक चट्टान है वहाँ तक जाएगी। द्रव जैसे ही मिलेगा वो नहीं चल पाएगी, उसमें विलुप्त हो जाएगी, और जहाँ गैस है वहाँ तो एकदम विलुप्त हो गई। तो चूँकि एल तरंगों के भी बारे में जानकारी से पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों की जानकारी होती है। ये जहाँ तक जाती हैं समझ में आता है कि यहाँ तक ठोस है, उसके बाद द्रव या फिर गैस है, और फिर लास्ट में यानी पृथ्वी का जो एकदम अंतिम वाला हिस्सा है ये लगभग 5100 किलोमीटर से लेकर के 6378 किलोमीटर तक का एरिया ये बिल्कुल ठोस होता है। इसके ऊपर वाला ये द्रव है, फिर यहाँ पे ये द्रव ठोस सब मिक्स होते हैं। तो ये हो गई तरंगों की बात। अब हम बात करते हैं भूकंप प्रभावित क्षेत्र। ये हम ओवरऑल पृथ्वी की बात कर रहे हैं, ये ग्लोब है। सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आते हैं? तो इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। यहीं लिख दें। पहला परिप्रशांत पेटी, ये पूरे दुनिया में लगभग 61% भूकंप यहीं आते हैं। ये क्या है? परिप्रशांत पेटी। जैसे ये देखिए, ये प्रशांत महासागर है ये। अब हम इसको ऐसे मिला देंगे, चूँकि ये चपटा दिख रहा है ना, फैला हुआ है, अगर इसको हम फोल्ड कर देंगे तो ग्लोब बन जाएगा। तो यही प्रशांत यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ। तो प्रशांत महासागर मान लीजिए कि यहाँ से शुरू होकर के पीछे तक गया है, ये मोड़ने पे एकदम इकट्ठा हो जाएगा। तो प्रशांत महासागर का ये वाला हिस्सा पश्चिमी हिस्सा है और ये वाला हिस्सा पूर्वी हिस्सा है। इसमें देखने पे ये पूर्वी है, ये पश्चिमी है, ये पूर्वी है, लेकिन ऐसा नहीं। जब आप मोड़ देंगे ना तो ये वाला हिस्सा जो है यहाँ आ जाता है, यहाँ ये वाला हिस्सा। तो ये पश्चिमी हो जाएगा पूरा और ये पूर्वी हो जाएगा। तो इसके किनारे यहाँ और इसके किनारे यहाँ, इसी को बोलते हैं परिप्रशांत पेटी। परि मतलब बाहर, यानी प्रशांत के बाहर पूरब में भी और पश्चिम में भी सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। अब पश्चिम में हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है? जापान है ना, फिलीपींस है, इंडोनेशिया, ये सारे जो देश हैं, फिलीपींस, ताइवान, कोरिया, ये सारे मिल करके परिप्रशांत में आते हैं। हवाई द्वीप। और पूर्व में जाएंगे तो ये उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी हिस्सा, यानी कि कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको। फिर यहाँ आप आएंगे तो ये पूरा चिली, पेरू, अर्जेंटीना, ये आते हैं परिप्रशांत पेटी में, यानी यहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप आता है। अब यहाँ पे एक पर्वत है, रॉकी पर्वत है, यहाँ पे इंडीज़ पर्वत है। तो रॉकी पर्वत पर भूकंप बहुत आएगा, इंडीज़ पर्वत पर भूकंप बहुत आएगा, और इधर जापान में भूकंप बहुत आएंगे। अभी आप देखेंगे 2011 में भूकंप आया था जापान में, बहुत विनाशकारी था। दूसरा जो जोन है वो है अल्पाइन, बोलते हैं इसको अल्पाइन क्षेत्र, या इसी को बोलेंगे मध्य क्षेत्र। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अल्पाइन ही इसको पढ़िए। अल्पाइन का मतलब होता है आल्प्स और हिमालय। जैसे यहाँ छोड़ दीजिए, ये पूरा यूरोप है, यूरोप में ये पुर्तगाल, इधर फ्रांस, इटली। तो यहाँ से आप शुरू कर दीजिए, ये पूरा क्षेत्र ये अल्पाइन पेटी में आता है, यानी भारत भी इसमें शामिल हो गया है। भारत का उत्तरी हिस्सा, यानी कि जो हिमालय पर्वत के आसपास, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड,
ये हिस्से हैं ये अल्पाइन पेटी में आते हैं। तो दूसरे नंबर पे यानी लगभग 19% भूकंप यहाँ आते हैं। तो भारत का दक्षिणी हिस्सा नहीं, भारत का उत्तरी हिस्सा भूकंप से प्रभावित होता है, क्योंकि वो दूसरे वाले पेटी में आता है, जहाँ इटली, पुर्तगाल, यूनान, एथेंस, ईरान, इराक, भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, ये देश हैं दूसरे वाले में। और तीसरा वाला जो क्षेत्र है वो है मध्य अटलांटिक। मध्य अटलांटिक, अटलांटिक महासागर ये है यस के आकार का, तो मध्य अटलांटिक का मतलब अटलांटिक के बीचों बीच शेष भूकंप यहाँ आते हैं, बहुत ज़बरदस्त भूकंप आते हैं। तो ये 3 पेटी है जहाँ भूकंप सबसे ज़्यादा आते हैं, बाकी भूकंप तो कहीं भी आ सकते हैं। हम अगर भारत की बात करें स्पेशल भूकंप जोन, तो भारत को 4 भूकंप जोन में बांटा गया है। एक भूकंप जोन 5वां भी था जिसको नंबर 1 बोलते थे, वो थार के रेगिस्तान साइड में था, वहाँ पे ना के बराबर भूकंप आता, इसलिए उसको हटा दिया गया शायद 2002 में। तो पहला, दूसरा, फिर तीसरा और चौथा। तो जो ये पहला है वो दरअसल जोन नंबर 2 है। जोन 2 को नंबर 1 गिना जाता है यहाँ पे, यानी कि जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5, 2 से लेकर के 5 तक के जो जोन हैं वो भारत में है। पहला जोन भारत का हटा दिया गया है, थार के मरुस्थल के पास यानी रेगिस्तान के पश्चिमी हिस्से में था। तो जोन नंबर जो 2 है ये कम खतरे वाला है, यानी यहाँ भूकंप बहुत कम या न के बराबर आते हैं। ये कौन सा क्षेत्र है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल आदि के हिस्से इसमें शामिल हैं। यानी अगर आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के रहने वाले हैं तो आपके ऊपर भूकंप का खतरा बहुत कम है। भूकंप आएंगे लेकिन तीव्रता उनकी बहुत कम होगी, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा ये हैं। हालांकि मध्य प्रदेश तो पठारी क्षेत्र है वहाँ पे, लेकिन जोन 2 है यानी कम खतरा वाला है, लो रिस्क है। इसके अलावा जोन 3 में आता है आपका जो कि मध्य खतरे वाला है, यानी इससे थोड़ा ज़्यादा खतरा है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल और बिहार का बड़ा हिस्सा इसी में आता है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के पूर्व में बिहार है लेकिन वो जोन 2 में नहीं आता, माने बिहार में ज़्यादा रिस्क है भूकंप का उत्तर प्रदेश की तुलना में, वो जोन 2 में आता है, मतलब जोन 3 में आता है, जोन 3 में। इसी तरह से जोन 4 जो उच्च खतरे वाला है, यहाँ भूकंप का खतरा ज़्यादा है। वो कौन कौन सा स्थान है? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के हिस्से, यहाँ खतरा ज़्यादा है, यानी यहाँ भूकंप ज़्यादा आता है। और सबसे ज़्यादा भारत में खतरा है जोन 5 में, जहाँ बहुत उच्च खतरे वाला क्षेत्र है। यहाँ सबसे ज़्यादा, मतलब यह सबसे खतरनाक जोन है, सबसे ज़्यादा भूकंप आता है। कहाँ? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत, मतलब उत्तर पूर्वी भारत मतलब चले जाइए अरुणाचल, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो पूर्वोत्तर भारत के जो 7 राज्य हैं, जिसे 7 बहनों का राज्य बोलते हैं, जैसे स्पेशल मेघालय वो पहाड़ी पे बसा है, प्रायद्वीपीय भारत का ही वो हिस्सा है, तो वो सबसे ज़्यादा खतरे वाले जोन हैं। तो आप नोट कर लीजिए भारत में कौन कौन से जोन खतरे वाले हैं, कौन से नहीं। यहाँ चित्र भी बना है, 2 शायद 3 का नहीं दिया गया है, 5 में देखो ये पूरा आ रहा है, ये पूरा। अब हम सबसे आखिर में बात करते हैं भूकंप के प्रभाव क्या होते हैं। तो भूकंप के प्रभाव से आप परिचित हैं। भूकंप की तीव्रता जितना ज़्यादा होगी उतना ही प्रभाव उसका ज़्यादा होगा, यानी जब प्रभाव ज़्यादा होगा तो कुल मिला के बिल्डिंग यानी कि घर जब गिरते हैं या भूस्खलन होता है यानी पहाड़ अपने स्थान से हट जाते हैं तो उसके नीचे मनुष्य दब जाते हैं, वृक्ष, पशु पक्षी उसमें दब करके मर जाते हैं, यही नुकसान होता है। इसके अलावा संसाधन का नुकसान होता है। तो कभी कभी तो भूकंप के प्रकारों में नुकसान के आधार पर भूकंप की परिभाषा दी जाती है, यानी भूकंप से कम नुकसान हुआ तो उसको साधारण भूकंप कहेंगे, भूकंप से ज़्यादा नुकसान हुआ तो उसको प्रलयकारी भूकंप कहेंगे। लेकिन आने वाले समय में भूकंप की तीव्रता उतनी ही रहेगी या कम ज़्यादा होगी, लेकिन नुकसान कम होगा। जैसे ही अलार्म सिस्टम आएगा
यानी ऐसी टेक्नोलॉजी कि भूकंप आने के कम से कम 2-3 दिन पहले ही सूचना मिल जाए तो लोग वहाँ से हट जाएंगे, अपने सामानों को भी वहाँ से हटा लेंगे। अब एक सबसे आखिर में हम बात करते हैं कि भूकंप से क्या कोई लाभ भी होता है। भाई नुकसान तो हमने देखा कि नुकसान तो बहुत होता है, लेकिन क्या लाभ भी है? क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे पूरी तरह से नुकसान हो, लाभ भी होता है। वो लाभ क्या है? पहला कि इससे नई स्थलाकृतियाँ बनती हैं, नई स्थलाकृति, जैसे पहाड़, जैसे ज्वालामुखी जब विस्फोट हुआ तो नया क्रस्ट बना। क्रस्ट मतलब हम जिस पे खड़े हैं ये क्रस्ट है, ये महाद्वीपीय क्रस्ट है, और हम जब महासागरों में जाएंगे तो पानी जिस पर टिका हुआ है वो महासागरीय क्रस्ट है। तो इसमें भी परिवर्तन होता रहता है, इसका भी बनना बिगड़ना जारी रहता है। तो मतलब कंस्ट्रक्शन होता है, निर्माण होता है, नई नई स्थलाकृतियों का एक लाभ है। इसके अलावा जो पृथ्वी हमारी है, पृथ्वी के भीतरी हिस्से की जानकारी होती है। तो पृथ्वी के जो भीतरी हिस्से की जानकारी होती है वो दरअसल भूकंप के तरंगों की ही वजह से होती है। हमारी पृथ्वी की गहराई हमने बात किया था 6378 किलोमीटर है, लेकिन हमने केवल 11 किलोमीटर तक ही खुदाई करके पता कर पाया है कि पृथ्वी की सतह से 11 किलोमीटर तक क्या है, जबकि बहुत विशाल क्षेत्र बचा हुआ है जिसकी हमें कोई कल्पना नहीं है। केवल और केवल भूकंपी तरंगों के माध्यम से हम अनुमान लगा लेते हैं कि वहाँ कैसा होगा। और भूकंपी तरंगों के ही माध्यम से जो बंटवारा किया गया था, अभी बताया ना, क्रस्ट, मेटल, कोर, ये भूकंपी तरंगों के ही आधार पर इसको बांटा गया है। बाकी रासायनिक बंटवारा भी हुआ है पृथ्वी का रासायनिक मतलब धातुओं के भी आधार बंटवारा हुआ है। जैसे ये ऊपर वाला हिस्सा 33 किलोमीटर तक लगभग इसको बोलेंगे सियाल, नीचे वाले को बोलेंगे सीमा, और सबसे नीचे वाले को बोलेंगे निफे। ये धातुओं के आधार पे है। सियाल का मतलब जहाँ सिलिका और एल्युमिनियम हो ज़्यादा, लगभग 33 किलोमीटर तक। फिर उसके बाद सीमा लगभग 1000 से 2000 किलोमीटर तक, 2000 किलोमीटर की गहराई तक सीमा है, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम होता है यहाँ पे धातुएं। फिर उसके नीचे जाएंगे तो 2000 किलोमीटर से लास्ट तक, तो इसमें निकेल और फेरान यानी कि लोहा होता है। तो भारी धातुएं नीचे होती हैं, हल्की धातुएं ऊपर होती हैं। ये क्यों होती हैं, ये भी बहुत दिलचस्प है भूगोल में। तो आप कहेंगे तो हम इसको बता देंगे कि भारी धातुएं नीचे क्यों होती हैं, हल्की धातुएं ऊपर क्यों होती हैं, स्थलाकृतियों का निर्माण कैसे होता है, पहाड़ कैसे बनते हैं, नदी कैसे बनती हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको विस्तार से बताएंगे अगर आप कहेंगे तो। अभी फिलहाल हम बात कर रहे थे लाभ। तो नई नई स्थलाकृतियाँ बनती हैं, पृथ्वी के भीतर की हमें जानकारी मिलती है। अच्छा, जो इसमें अभी वर्तमान में जो सूचना प्रणाली है कि भूकंप आ गई कैसे जानकारी होगी, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था ये है रेडान गैस। हमारे वायुमंडल में दरअसल रेडान गैस न के बराबर है ही नहीं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जैसे ही भूकंप आता है उसकी तरंगें एक्टिव होती हैं तो उस क्षेत्र में रेडान गैस बन जाती है। तो जो हमारे सेंसर लगे होते हैं, जो हमारी मशीनें लगी हैं, वो रेडान गैस को पहचान लेती हैं। तो बस बता देती हैं कि इस क्षेत्र में रेडान गैस आ गई। तो रेडान गैस आ गई, इसका मतलब वहाँ भूकंप आने वाला है। बस इतनी ही जानकारी हो पाती है। अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रियों में थोड़ी टेक्नोलॉजी हाई लेवल की है, वहाँ थोड़ा और पहले जानकारी हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ अभी केवल पी तरंगों के पकड़ने से होती है और रेडान गैसों से। तो जहाँ भूकंप आना होगा वहाँ पे रेडान गैस वायुमंडल में आ जाती है। इसलिए तो मुख्य रूप से हमने क्या पढ़ा, भूकंप क्यों आते हैं, भूकंप कितने प्रकार के हैं, इनकी तरंगें कौन कौन सी होती हैं, और भूकंप जहाँ से निकलते हैं उसको उद्गम केंद्र बोलते हैं, उद्गम केंद्र, और जहाँ सबसे पहले पहुँचते हैं उसको अधिकेंद्र बोलते हैं। उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र एकदम आमने सामने होते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान अधिकेंद्र पर ही होगा, सबसे कम अधिकेंद्र से दूर जो स्थान है वहाँ पर होगा। धरातली तरंगें एल होती हैं, तीसरी वाली होती हैं, सबसे आखिर में पहुँचती हैं, लेकिन वो सबसे विनाशकारी होती हैं। फिर हमने एक शब्द देखा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है
और इसके लिए रिक्टर स्केल का पैमाने का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 1 से 10 तक के अंक होते हैं। हालांकि मार्कौली पैमाना का भी प्रयोग होता है, लेकिन रिक्टर स्केल सबसे अच्छा माना जाता है, जो लॉग पर काम करता है। 10 का पावर यानी 1 अंक बढ़ने पर 10 गुना तीव्रता उसकी बढ़ जाती है। बस भूकंप के बारे में बस इतना ही, बाकी बहुत कुछ है बताने को, कितना बताया जाए। एक बेसिक जानकारी मैंने आपको दे दिया है। डीपली जानकारी देंगे तो भी समझ लीजिए कि ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है और थोड़ा टेक्निकली इतना कठिन है कि इसको बहुत विस्तार में पढ़ाया जाएगा। 2-3 घंटे का वीडियो हो सकता है, तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपकी इच्छा होगी तो आप कहेंगे तो हम इस पर वर्क करेंगे। अभी फ़िलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।